हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज अपन 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लास्ट क्लास में लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है और डेराइव्ड क्या होती है। ऐसे सिस्टम बता दिया था कि मेजरमेंट के तरीके होते थे। कुछ मेजरमेंट के सिस्टम होते थे, सीरीज सिस्टम होता था, एफपीएस सिस्टम होता था, ठीक है, एमकेएस सिस्टम होता था। ये सिस्टम के नाम है, ठीक है। इसको ब्रिटिश, इसको गोशियन सिस्टम भी बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद सबका ऐसे ही अलग अलग कंट्री में चलता था, जैसे ब्रिटिश में चलता था, ये दोनों फ्रांस में चलते थे, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम ऐसा था जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था। इंटरनेशनली क्या था? एक्सेप्टेड था। तो उसमें कुछ मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताई थी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उसके बारे में डिटेल में अपन लेक्चर फर्स्ट में अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला 3 सेक्शन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी में पहला दे रखा मैं। उसके बाद एरर है, एरर के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स है और उसके बाद डायमेंशन है। तो मैं ये दोनों करवाने के बाद ये चीज करवा रहा हूँ, सीधा डायमेंशन करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? डायमेंशन। ऐसा क्यों करवा रहे हो सर? आपको इजीली समझ में आएगा। टेंशन 1% की नहीं लेनी, धीरे 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 लेवल बढ़ाएगा। ऐसा थोड़ा ही पहले लेवल से सीधा 10वें लेवल पे चले जाएंगे। धीरे धीरे आप टेंशन मत लो। आपको मैं एक अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेट करूंगा कि ये पहले ये पढ़ा दिया, इसके बाद डायमेंशन क्या होती है, इसके यूज के बाद अपन एरर पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे और उसके बाद ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसमें इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पैरेलैक्स मेथड है, वो बता दूंगा कि लॉन्ग डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है, ये सब चीजें बता दूंगा। तो आपको टेंशन 1% की नहीं लेनी। एनसीईआरटी फुल पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है। और मेरा मेन फोकस रहेगा आपको इंजीनियर डॉक्टर बनाना। यार 11th पास तो बहुत लोग कर देते हैं, ठीक है, तो इनका इतना यूज नहीं है। जेई और नीट में ये वाला पोर्शन उतना पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं इसको बाद में कराऊंगा। ये वाले चीज से टॉपिक दिख रहा है ना, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डायमेंशन, ये बहुत पूछे जाते हैं। जेई और नीट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको डिस्कस करवाऊंगा बाद में। इससे बहुत ज्यादा इसका वेटेज ज्यादा है, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये 3 टॉपिक मैं पहले कवर करूंगा, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम करेंगे अपन। कोई खास नहीं है ये तीनों, ठीक है, फिर भी मैं करा दूंगा। तो लास्ट क्लास में मैं कुछ होमवर्क देके गया था आपको कि डायमेंशन पढ़ रहे थे। डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन का क्या मतलब कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, कुछ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी आपको। 7 फंडामेंटल कौन कौन से बताई थी? फटाक से सबको याद होना चाहिए। मास था, मास के बाद फटाक से बताओ, मास के बाद लेंथ है, लेंथ के बाद टाइम है, मास है, लेंथ है, फटाक से सातों के सातों याद होनी चाहिए। मास है, लेंथ है, टाइम है। उसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बाद क्या बताया था? इलेक्ट्रिक करंट बताई थी आपको, इलेक्ट्रिक करंट बताई थी। इलेक्ट्रिक करंट के बाद क्या बताया था आपको? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताया था। उसके बाद मैंने क्या बताया था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, ये सातों की सातों आपको याद होगा और इसकी यूनिट भी अच्छे से याद होगी। मास की केजी होती है, किलोग्राम, लेंथ की मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है। ये सब चीजें आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। देखो, सक्सेस की रिवीजन होती है। पहले बताता हूँ सक्सेस की क्या होती है, रिवीजन होती है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज आपने पढ़ रखी है। आप भले थोड़ा पढ़ो, एक और चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं, आप भले थोड़ा पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर आपके पास एनसीईआरटी है, हमें भी एनसीईआरटी प्रोवाइड करवा दो। अगर जिनके पास बुक नहीं है ना, तो उनको मैं ऑनलाइन पीडीएफ 11th क्लास का मेरी जाके वीडियोस में प्लेलिस्ट में देखना, प्लेलिस्ट ओपन करके वीडियो नंबर 7 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का वीडियो नंबर 7 यानी कि लेक्चर नंबर 7 में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक गिवन है। वहां से आप पर्टिकुलर चैप्टर की एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हो। मतलब एनसीईआरटी में चैप्टर 1, 2 कोई भी जो चाहो ना वो डाउनलोड कर सकते हो। समझ में आया नहीं है? प्लेलिस्ट में मोशन इन स्ट्रेट लाइन की लेक्चर नंबर 3, मतलब चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7, उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके आप फटाक से वहां से लिंक पे जाके जो भी चैप्टर डाउनलोड करना है कर सकते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, अब पूछ रहे होंगे कि सर टेस्ट में क्या पूछा जाएगा?
तो आपको बता दूं कि टेस्ट में 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे, एक मार्क्स के, 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे 1 मार्क्स के। सिंपल डेफिनेशन होगी, एक्सेलरेशन क्या होता है, मोशन क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ये सब चीजें, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ये चीजें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव होंगे, एक लाइन में आंसर लिखना होगा, 1 से 2 लाइन, ठीक है, 5 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चन होंगे आपके, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के होंगे। वो क्वेश्चन कुछ जैसे डिफरेंस पूछा जाएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, इस टाइप के। और कुछ एक्सरसाइज करवाई मैंने 3.1 से लगा के 3.22 तक, और एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल भी देख लेना है। उसके बाद 5 क्वेश्चन पूछूंगा 3 मार्क्स के, तो ये कितना हुआ 5 मार्क्स, और ये 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के मतलब 10 मार्क्स, तो 5 और 10 15, और ये 15, 30 मार्क्स का पेपर होगा। कितने मार्क्स का पेपर होगा? 30 मार्क्स का, टोटल 30 मार्क्स का पेपर होगा। तो ये एग्जाम आपका 17 जुलाई को लिया जाएगा। अच्छा, तो 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, और 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। ऐसे करके 30 मार्क्स का आपको पेपर लिया जाएगा, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर कर देना, जो पढ़ाया गया उसी में से पूछा जाएगा, टेंशन 1% की नहीं लेनी। अच्छा, तो आज फटाक से शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। चलो, तो अपन कर रहे हैं डायमेंशन। किसकी स्टडी कर रहे हैं? डायमेंशन की, अच्छे से। तो डायमेंशन फॉर्मूला कुछ मैं होमवर्क देके गया था लास्ट लेक्चर फर्स्ट में, कुछ होमवर्क देके गया था। फिजिकल क्वांटिटी आपको अच्छे से आती होगी कि जिसको मेजर किया जा सके, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोला जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। आज मुझे बुखार आ गया, तो बुखार तो मेजर नहीं कर सकते ना, तो बुखार, फीवर, तो फीवर एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन मेरा टेम्परेचर कितना है उसको तो मेजर किया जा सकता है ना, तो टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है। फीवर और टेम्परेचर समझते हो? मुझे बुखार कितना है, ये बुखार टेम्परेचर के बेस पे, तो टेम्परेचर एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी होगी, टेम्परेचर जिसको मेजर किया जा सके। बुखार कितना वो टेम्परेचर के बेस पे बताया जाता है, लेकिन फीवर है, कोई प्यार है, गुस्सा है, ये सब चीजें फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बहुत बढ़िया। तो लास्ट क्लास में होमवर्क क्या देके गया था सारे बच्चे? डायमेंशन फॉर्मूला लिखना सिखाया था। डायमेंशन फॉर्मूला, देखो डायमेंशन की डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, फिर भी मैंने लिखवा दी थी लास्ट क्लास में। डायमेंशन मेन चीज है आपका डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटी पे कितनी पावर रेज हो रही है, कितनी पावर रेज हो रही है। कहने का मतलब आपको पहले होमवर्क में मैंने दिया था वेलोसिटी, एबीसीडी कर लेते। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डायमेंशन फॉर्मूला के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी हुई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ होती है एक तरीके से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अच्छा, तो इसका लेंथ मीटर में मेजर करोगे तो इसके लिए मैंने एल यूज कर दिया, और टाइम के लिए मैंने कैपिटल टी यूज कर दिया। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा, एल की पावर 1, और टी नीचे तो ऊपर चला जाएगा तो टी की पावर -1, और इसको ऐसे। समझ में आया ना? ग्रेटेस्ट। अरे यार, इसको ये वाला क्लोज करना, ऐसा नहीं, ऐसे मत लिख लेना, यही ब्रैकेट लगाना बड़ा वाला, ये वाला मत लगाना, ये रॉन्ग है, ये तरीका सही है। आप इसको ऐसे भी नहीं कर सकते, इसका तरीका है, इसको इसे वे में दिखाना है, यही इसका करेक्ट तरीका है। कभी कभी इसको ऐसा भी लिखा जाता है बुक में, और m0 मतलब मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो बस m0 लिख लिया, पावर L1 एंड t की पावर -1। ये तरीका भी करेक्ट है। क्या समझ में आया? नहीं है तो आपको फटाक से वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला समझ में आ गया। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला समझ में आ गया। तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला। सर डायमेंशन क्या होती है? तो मैं डायमेंशन बताता हूं। डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला अलग अलग चीज है। डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन 1, जो पावर होती है ना वो डायमेंशन होती है। समझो, जो पावर होती है ना वो डायमेंशन होगी। तो कि 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम, तो लेंथ में कितना होगा 1, और टाइम में कितना होगा -1। क्या ये समझ में आया? नहीं आया? तो 1 एंड -1 वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी। 1 एंड -1 वेलोसिटी की क्या हो जाएगी? डायमेंशन हो जाएगी। फिर से समझो, डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला अलग होता है। इस पूरे को बोला जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला।
और ये वाली चीज हो जाएगी आपकी डायमेंशन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। चलो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला फिर से सारे बच्चे सेकंड फटाक से करेंगे, अब मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम क्या होता है? सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहीं ना कहीं हुआ, मीटर को क्या लिखूंगा? L1, और नीचे सेकेंड स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा T-2। तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, क्लोज ब्रैकेट। इसको ऐसा लिखा जा सकता है m की पावर 0 और दोनों करेक्ट है, l की पावर 1 t की पावर -2। क्या सबको समझ में आ गया? डायमेंशन फॉर्मूला निकालना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको एक्चुअल फॉर्मूला आता है। जैसे फोर्स, तो 9th क्लास में आपने फोर्स पढ़ा होगा, 9th क्लास में फोर्स पढ़ा होगा। तो फटाक से अपन अगली चीज देख रहे हैं, फोर्स होता क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मास आपको पता है? मास तो m1, एक्सेलरेशन का अभी निकाला था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, m1 L1 T-2। सारे बच्चों को ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, ये डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लो, m1 L1 T-2। बाकी मैं याद करने को नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ ये याद कर लो। सर क्यों करवा रहे हो? क्योंकि फोर्स की जरूरत बहुत पड़ती है अपने फिजिक्स में। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पूरा खेल फोर्स का ही है। m1 L1 T-2 सभी बच्चों को याद हो जाना चाहिए, और ये कॉपी के टॉप में लिख लो, कॉपी के ऊपर लाल लाइंस होती है, रेड लाइंस के ऊपर लिख लो m1 L1 T-2 डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ओके, नेक्स्ट अपन निकालते हैं एनर्जी का। एनर्जी क्या होती है समझो। एनर्जी एक तरीके से वर्क डन, जूल। एनर्जी भी जूल, वर्क डन कार्य। अच्छा जूल, तो एनर्जी और वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, वर्क डन, वर्क समझो ना, WORK, वर्क। अच्छा वर्क क्या होता है? 9th क्लास में पढ़ा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना पढ़ा होगा। इन रियलिटी फोर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है, आगे मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का तो डायमेंशन फॉर्मूला याद है सबको, m1 L1 T-2, और ये डायमेंशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ होगा ना, तो L1। तो अब फटाक से बताओ, तो ये कितना हो जाएगा? m1 L2 T-2। क्या समझ में आया नहीं आया? तो ये फॉर्मूला एनर्जी या वर्क का, क्या सबको समझ में आया नहीं आया? अच्छे से समझो, आपको अगर एक्चुअल फॉर्मूला आता है ना, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेंसिटी या फिर वॉल्यूम। वॉल्यूम होता क्या समझो, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। जैसे क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? साइड इंटू साइड इंटू साइड। अच्छा, तो मीटर क्यूब वॉल्यूम में आता है कहीं ना कहीं मीटर का क्यूब। जैसे एरिया में क्या आता है? एरिया में आता है मीटर स्क्वायर। एरिया में क्या आता है? मीटर स्क्वायर, साइड इंटू साइड। तो वॉल्यूम में आता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का क्या मतलब? लेंथ का 3 टाइम्स। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है m0 L की पावर 3 t की पावर 0। मास और टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ये डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम आ गया। आगे बढ़ते डेंसिटी निकालते हैं। अब देखो डेंसिटी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। और मास तो आपको पता है m1, और वॉल्यूम का तो अभी निकाला था आपने L3। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब, मतलब लेंथ का क्यूब। ओके, तो मास m1, लेंथ ऊपर जाएगी तो L की पावर -3 और t की पावर 0 मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो ऐसे करके आपने डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी। ओके, और कुछ बातें करते हैं अपन अच्छी। लास्ट क्लास में जो होमवर्क में दिया था आई थिंक मैंने कवर कर लिया। अब समझो, फिर से एक चार्ट बनवाता हूं, याद रखना कि सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले क्या? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट में लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? L1।
डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा L1। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दूं, ये डिवाइड का साइन बना है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो क्या बन जाएगा वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा आपके पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, मतलब L डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम ऊपर आ जाएगा तो t की पावर -1। ये फॉर्मूला मिल गया आपको L1। मैं m0 नहीं लिख रहा हूं, समझना। अगर मैं वेलोसिटी को फर्दर टाइम से डिवाइड करूं, अगर वेलोसिटी को मैं फर्दर टाइम से डिवाइड करूं तो आपको क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन। क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या करना, ये वेलोसिटी में मिला, फिर टाइम से डिवाइड करोगे तो जो ये था L की पावर 1 t की पावर -1 और एक और t की पावर -1 आ जाएगा क्योंकि नीचे, तो L1 t की पावर -2। आगे m0 भले मत लगाओ चलेगा। ओके, अब देखो आपको एक्सेलरेशन मिल गया। अगर मैं एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करूं, एक मिनट वीडियो की फ्रेम में हो ना, हाँ, अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई करूं, इस एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाइड बाय मास, यानी कि F बराबर ma, तो आपको फोर्स मिलता है। क्या मिलता है फोर्स। देखो तो मास है तो m1। अच्छा, एक्सेलरेशन की ये L1 t -2, L1 t -2, अच्छे समझना, आपको फोर्स मिल गया। अगर मैं फोर्स को किससे डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू क्या करता डिस्प्लेसमेंट, तो आपको वर्क मिल जाता। वही वर्क एनर्जी एक ही बात है, तो इसका क्या हो जाता m1 तो है ही, डिस्प्लेसमेंट से और मल्टीप्लाई किया मतलब L में इंक्रीमेंट होगा, L की पावर 2 t -2। क्या अच्छे से समझ में आया नहीं आया। इस तरीके से आपको फॉर्मूले सारे याद करने हैं। अब समझो फोर्स के साथ और क्या खिलवाड़ हो सकता है, समझना। वर्क या एनर्जी, ये वर्क या एनर्जी एक ही बात है। अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड करूं, इसको अगर मैं टाइम से डिवाइड करूं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, चैप्टर नंबर 5-6 में यही होगा, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। तो समझो कि अगर मैं वर्क को टाइम से डिवाइड करूं, जो काम करने की रेट है वो पावर होती है। काम करने की जो रेट होती है, वर्क करने की जो रेट होती है, उसे बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं पावर। एनर्जी, इस एनर्जी सप्लाई करने की रेट को पावर बोलते हैं। अच्छा, तो पावर क्या हो जाएगी W/T, मतलब T से डिवाइड कर दोगे तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा m1 L1। t -2 था, इसमें टाइम और डिवाइड कर दोगे तो ऊपर जाके t की पावर -3 बन जाएगा। तो ये आपने पावर की भी डायमेंशन बता दी। किसकी डायमेंशन बता दी, पावर की डायमेंशन बता दी। बहुत बढ़िया। अब फोर्स के साथ और क्या खिलवाड़ किया जा सकता है, अभी देखना फोर्स मेन रोल प्ले करता है। फिजिक्स में कौन रोल प्ले करता है, फोर्स। सब कुछ फोर्स पे डिपेंडेंट है। चलो चीज मिटा रहा हूं, सारे बच्चे नोट कर लेंगे सीक्वेंस, बस प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। को पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो वाली चीज, तो ये सही बात है, ठीक है। इतने लोग बोल रहे हैं तो सच बोल रहे हैं ना। चलो फोर्स, किसकी बात कर रहे थे, फोर्स। अगर मैं फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो फोर्स को मल्टीप्लाई बाय टाइम करता हूं तो इंपल्स मिलता है। आप टेंशन मत लो, ये आगे पढ़ोगे रोटेशनल मैकेनिक्स में, चैप्टर नंबर 6-7 पढ़ोगे ना, तो वहां पे पढ़ोगे इंपल्स। तो इंपल्स क्या हो जाएगा, फोर्स की तो आपको याद m1 L1 t -2 और टाइम से मल्टीप्लाई किया मतलब +1। अरे टाइम की पावर +1 ना, अरे इंटू t1 करते, पावर ऐड हो जाती है तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। तो अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये बन गया आपका इंपल्स। क्या बन गया, इंपल्स बन गया। बहुत बढ़िया। और क्या क्या किया जा सकता है, जैसे वेलोसिटी एक होता मोमेंटम, समझना, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम बोला जाता है। मोमेंटम आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। सर हमें 10th का तो कुछ याद नहीं और आप 9th की हमसे कैसे उम्मीद कर रहे हो। कोई नहीं बच्चों, ये फॉर्मूला होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, इसे बोला जाता है लीनियर मोमेंटम। अच्छा, तो मास का क्या m1, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड मतलब t की पावर -1, m1 L1 t -1, m1 L1 t -1, दिस इज द मोमेंटम। क्या समझ में आया नहीं आया। ऐसा का ऐसा टॉर्क होता है। आगे पढ़ोगे धीरे धीरे, इनसे डरना नहीं है। फिर बोलता हूं, आप सोच रहे हो कि सर इतना टफ क्यों पढ़ा रहे हो, बिल्कुल टफ नहीं है। धीरे धीरे पढ़ोगे तो ये फॉर्मूले आपको सब याद हो जाएंगे। जैसे 9th क्लास में आपको फॉर्मूला याद होगा, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो बहुत बढ़िया। ऐसे कैसे ये फॉर्मूले भी 11th में मैं याद करा दूंगा।
तो डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया मेरी बातें? आप टेंशन मत लो, जितना बता रहा हूं समझते जाओ। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क, ऐसे ताऊजी दिखाते हैं, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर होता है डिस्टेंस, यूं समझो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कहीं ना कहीं L1 आएगा, और फोर्स का तो अभी याद करा आपने M1 L1T - 2, पावर सीधी सिंपली ऐड हो जाएगी, M1 L1 और 1 कितना हो जाएगा 2, L2T - 2, M1 L1 M1 L2T - 2। बहुत बढ़िया, तो ये हुआ टॉर्क। क्या हुआ? टॉर्क हुआ। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। चलो कुछ बढ़िया बढ़िया नोट कर लेना, सबको जितना लिखवा रहा हूं उतना नोट कर लो। नेक्स्ट, एंगल, प्लेन एंगल, अगला जो भी है। नेक्स्ट, एंगल। एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल होता क्या है? ये डेफिनेशन आपको याद है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क और एंगल की यूनिट क्या होती है? एंगल की यूनिट होती है रेडियन। एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। यस और नो? एंगल की यूनिट होती है रेडियन। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क एक तरीके से लेंथ हुई ना मीटर में, तो आर्क भी मीटर में मतलब L1, और रेडियस वो भी एक लेंथ हुई तो वो भी मीटर में, L1 अपॉन L1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया डायमेंशन लेस, M0 L0 T0। अच्छा, ऐसी भी चीजें होती है जिनकी यूनिट होती है बट डायमेंशन लेस होता है। देखो इसकी यूनिट रेडियन है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन है, लेकिन इसका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। समझना मेरी बात है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एक था सॉलिड एंगल प्लेन एंगल, दूसरा था सॉलिड एंगल, दोनों की दोनों डायमेंशन लेस है बट उनके पास यूनिट है। जैसे वेलोसिटी के पास यूनिट है मीटर पर सेकेंड, इसके पास डायमेंशन भी है, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वांटिटी सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल दोनों की यूनिट है, एक की रेडियन दूसरे की स्टेरेडियन, बट दोनों का डायमेंशन लेस है, मतलब उनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। बहुत बढ़िया, तो ये चीजें दिमाग में रखना, डायमेंशन लेस। अब कुछ कांस्टेंट होते हैं, समझना, कुछ कांस्टेंट होते हैं, जैसे जैसे मैं बता दूं तुम्हें, कुछ कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं कि कांस्टेंट में देखो कैसे कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनकी डायमेंशन होती है, मतलब डायमेंशनल, जिनके पास डायमेंशन होगी उसे बोला जाएगा डायमेंशनल, और कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती है तो डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। अब डायमेंशन लेस कौन से होते हैं? जैसे 1 2 3 4 5, कोई भी ये इंटीजर नंबर होते हैं, नंबर जैसे नंबर होते हैं, नंबर 1 2 3 4 5, ये डायमेंशन लेस होते हैं। ये क्या होते हैं? डायमेंशन लेस। जैसे कि सर्कमफरेंस क्या होती है? सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है? सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस यही तो होती है 2 पाई आर। 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं लिया जाता, सिर्फ आर मीटर में, तो इसका सिर्फ L1 लिखा जाता है। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? तो 2 पाई एक तरीके से डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, 2 का भी कुछ नहीं, पाई का भी कुछ नहीं, तो कुछ नंबर होते हैं जैसे पाई हुआ, ऐसी चीजें डायमेंशन लेस होती है। अब डायमेंशनल क्या होते हैं? अब समझना, डायमेंशनल समझा रहा हूं अच्छे से। जैसे आपने 9th क्लास में न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F = G(m1 m2) अपॉन r², पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा? यस पढ़ा सबने। F = G(m1 m2) अपॉन r²। F ग्रेविटेशनल फोर्स, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 2 masses and r separation between 2 masses। ओहो, यानी कि यहाँ आपका m1 है और यहाँ पे आपका m2 है और दोनों के बीच का सेपरेशन r है, तो उनके बीच में इतना इंटरेक्शन फोर्स लगेगा। F = G(m1 m2) अपॉन r²। वो माइनस साइन आता था क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसकी बाद में डिटेल करेंगे। G एक कांस्टेंट होता है, समझो, और G की वैल्यू कितनी होती है? G सिंपली होता है 6 पॉइंट, याद हो तो 67 इंटू 10⁻11। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी यूनिट कैसे लिखोगे? देखो यूनिट लिखना सिखा रहा हूं, मजा आएगा। G को यही पकड़ के रखो। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन के साथ इधर मल्टीप्लाई कौन होगा? मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर,
और जी के पास में कौन है, किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, तो अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। क्या ये मेरी बात समझ में आई नहीं आई? मैं वीडियो के फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा हूं ना? अच्छा नहीं जा रहा, ओके। तो G इक्वल टू आया 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखो इसका मतलब G एक कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट का भी डायमेंशन है। कैसे डायमेंशन है समझना, इसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं G का, समझने की कोशिश करना, ये याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ओके, फाइंड आउट करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ G। तो G का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालोगे, फोर्स इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, यही तो हुआ। देखो फोर्स का याद करने को बोला था, m1L1T-2, m1L1T-2, याद नहीं होता तो टेंशन मतलब। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m1 और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब L1 और पर सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो T-2। अच्छा धीरे धीरे याद हो जाएगा, टेंशन मतलब, मैं तेरे साथ हूं, है ना। इंटू मीटर स्क्वायर, देखो ये वाला डिस्टेंस r स्क्वायर होता था ना, अरे यार ये r स्क्वायर, r किस में लिया जाएगा, सेपरेशन मीटर में, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। फोर्स को क्या लिखा जाता था, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या, मीटर मतलब लेंथ, L2 अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, मतलब किलोग्राम क्या, मास, तो m। कभी भी इस m को किलोग्राम ना समझे, मतलब ये मास है और ये L, इसको मीटर ना समझे, इसको क्या ना समझे, मीटर, ये लेंथ है वो मीटर है। अच्छा तो कंफ्यूज मत हो, ये m2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, और इधर प्लस का 1 है तो माइनस का 1 बन जाएगा, तो -1, L की पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, T-2। तो ये हो गया G का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? अच्छे से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G नोट कर लो, m की पावर -1, L3, T की पावर -2। अगर आपको फॉर्मूला याद है अच्छे से तो डायमेंशन फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो G है वो डायमेंशनल कांस्टेंट है, G है वो कैसा कांस्टेंट है, डायमेंशनल। आगे जाओगे तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R आता है, जैसे कभी कभी आपने पढ़ी हो केमिस्ट्री में PV इक्वल टू nRT, नहीं पढ़ी तो कोई नहीं, आगे पढ़ोगे। PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन वेयर R इज कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो भी जिसकी भी डायमेंशन होती है। आगे एक और प्लांक कांस्टेंट आएगा, E बराबर h न्यू, एनर्जी बराबर h इंटू न्यू, प्लांक कांस्टेंट। कभी सुना हो तो टेंशन मतलब, डरना नहीं है, याद कुछ भी नहीं करना, जो चीजें बोल रहा हूँ कि इसको समझो, समझ के फिर नोट कर लो, आपको सब याद करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ो, यहां तक कर लिया आपने कि आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगली हेडिंग डालते हैं अपन, अगली हेडिंग है, हेडिंग डाल दे चेकिंग द डायमेंशनल consistency of equations, मतलब डायमेंशनल कंसिस्टेंसी निकालनी इक्वेशन की, ठीक है। चेक कर रहे हैं, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस, कि मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है, उसका पता लगाएंगे। अच्छा डायमेंशनली कंसिस्ट कर रही नहीं है, इसमें सबसे पहले आता प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सबसे पहले ये नोट करना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका क्या मतलब, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेन का मतलब समझो ना, सिमिलरिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है, इट states that the same kinds of physical quantities can be added। फिर से सुनना, it states that the same kinds of physical quantities can be
एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड, मतलब उनको इक्वेट किया जाएगा, इक्वल किया जाएगा। सब्ट्रैक्ट, एडेड और इक्वेटेड। फिर से समझो, इसका मैं एग्जांपल लूंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। और क्या लिखा जाता है? इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। समझना मेरी बात फिर से कि इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, समझना। एग्जांपल से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में समझाने की कोशिश करता हूं कि सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी ऐड की जाएगी और सब्ट्रैक्ट की जाएगी। कैसे? यूं समझना कि मैं मीटर में मीटर ही जोड़ सकता हूं। मीटर में क्या जोड़ सकता हूं? मीटर। जैसे मैं 10 मीटर प्लस 5 मीटर 15 मीटर बोल दूंगा। अगर मैं ऐसा बोलता 10 मीटर प्लस 5 सेकेंड, कोई मीनिंग निकलता? यूं समझो कि मैं ऐसा बोलता 10 मीटर प्लस 5 सेकेंड, आप बोलते क्या टीचर पागल हो गया क्या? नहीं, ऐसी चीजों को आप ऐड नहीं कर सकते। मतलब सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। कैसे काइंड की फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए? सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। अच्छा, हम अगर ऐसा बोलता मैं 50 किलो माइनस 5 किलो, तो आप फटाक से बोलते 45 किलो। लेकिन मैं ऐसा बोलता 50 किलो माइनस 5 मीटर, 50 किलो माइनस 5 मीटर, बोलते क्या बेवकूफ हो गया? दोनों अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है। तो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट। तो इस चीज का ध्यान रखना कि इधर किलोग्राम है, इधर भी किलोग्राम है, इधर भी किलोग्राम है। हर जगह इक्वेशन के इक्वल, सब जगह यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? इधर किलोग्राम है इसके पास, तो यहाँ भी किलोग्राम, यहाँ भी किलोग्राम, तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते कुछ एग्जांपल्स लेते। आपको मैंने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा दिया। आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, मोशन की 3 इक्वेशन। v बराबर u प्लस at, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट या नहीं है? देखो चेक करते हैं। क्या ये मीटर पर सेकंड है? यस। देखो u क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। a क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम क्या होगा? सेकंड। देखो 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल हो गया। इधर भी मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड ऐड हो रहा है और आपको मीटर पर सेकंड ही मिल रहा है। मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। मतलब ये इक्वेशन क्या है? करेक्ट है। बहुत बढ़िया, आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरी इक्वेशन लिखता हूं। दूसरी आप चेक करो, आप ट्राई करो हो रहा है कि नहीं आ रहा। सेकंड इक्वेशन थी s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? फिर से लाइन सुनना, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? तो s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, तो ये होगा मीटर में। u क्या होता है? इनिशियल स्पीड मीटर पर सेकंड इनटू टाइम क्या होगा? इनटू सेकंड। देखो सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, मीटर बच गया। प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर। हाफ एक कांस्टेंट है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। सेकंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। देखो मीटर इक्वल टू मीटर, मीटर आ रहा है। देखो सेकंड सेकंड कैंसिल, सेकंड स्क्वायर कैंसिल, मीटर इक्वल टू मीटर प्लस मीटर। मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। डायमेंशन फॉर्मूला से आप बता सकते हो कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अगर आपको ऐसा लिखा मिले, डायमेंशनल फॉर्मूला से ये कमेंट नहीं कर सकते। मेरी एक लाइन सुनना, बहुत गोल्डन लाइन बोल रहा हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला से ये पता नहीं लगा सकते कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। बस इतना पता लगा सकते हो कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। कैसे? अगर मैं ऐसे लिखता है s बराबर ut प्लस 5/2 at स्क्वायर, तो ये गलत होती है इक्वेशन। डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, बट फिजिकली रॉन्ग। बट फिजिकली, फिजिक्स के हिसाब से तो रॉन्ग है ना, क्योंकि ये हाफ ऑफ at स्क्वायर आता था, ये चीज गलत है ना। बट फिजिकली रॉन्ग, बट फिजिकली क्या हो गया? रॉन्ग हो गया।
तो इस चीज को दिमाग में रखना कि अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इक्वेशन करेक्ट हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट श्योर होगी। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बहुत बढ़िया। तो आप एक ट्राई करना, इसको चेक करना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इस इक्वेशन को चेक करना। इस इक्वेशन को आप खुद वेरीफाई करना कि ये सही है या गलत है, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, आपको चेक करना है दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। मेरी बातें सुनो, टेस्ट में फिर बता देता हूं कि टेस्ट में मोशन की 3 इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से भी पूछी जाएगी और कैलकुलस मेथड से भी पूछी जाएगी। ग्राफिकल मेथड मैंने रिवीजन लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रिवीजन में ग्राफिकल मेथड करवा दिया और कैलकुलस मेथड मैंने पहले करवा दिया था। तो दोनों मेथड आपको अच्छे से आने चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते अपन डायमेंशनल और क्या क्या हो सकता है। ये इक्वेशन फोर्स बराबर समझना, फोर्स बराबर A प्लस B बाय T प्लस C, ऐसा कुछ लिखा है। फोर्स बराबर A प्लस B बाय T बाय C, ऐसा कुछ लिखा है। वेयर बोला है कि फोर्स है वो F है, फोर्स F क्या है, वेयर F इज फोर्स। ABC कांस्टेंट वेयर T रिप्रेजेंट टाइम, T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। ABC कांस्टेंट, A B एंड C आर कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट है। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ ABC, देन फाइंड dimensions of A, B and C। आपको ABC की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो एक बात तो क्लियर है कि ये फोर्स है ना, ये वाला फोर्स, तो इधर न्यूटन है तो इधर भी न्यूटन प्लस न्यूटन होना चाहिए। समझो, अगर ये 5 न्यूटन है तो इधर 2 प्लस 3 न्यूटन होना चाहिए, क्योंकि न्यूटन ऐड होके न्यूटन आना चाहिए ना। तो साफ साफ पता चल गया कि A की यूनिट तो जो फोर्स का डायमेंशन होगा वो A का डायमेंशन होगा। मतलब आपको A की डायमेंशन तो सीधी पता चल गई जो फोर्स की डायमेंशन है। तो फोर्स की डायमेंशन याद करने को बोला है m1L1T-2, सबको याद हो गया m1L1T-2। बहुत बढ़िया। अब समझो नीचे भी ऐड हो रहा है ना, तो टाइम में C ऐड हो रहा है, तो टाइम में टाइम ही ऐड हो सकता है और दूसरी चीज ऐड हो नहीं सकती। तो टाइम प्लस टाइम, अरे नीचे वाली चीज को डिवाइड के नीचे देखो, टाइम प्लस टाइम, तो C का सीधा पता चल गया कि सीधा टाइम होगा T की पावर 1, m0L0 T की पावर 1 भी लिख सकते हो, सीधा m0L0 T की पावर 1। बहुत बढ़िया। अब बची बात B। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा टफ बना रहा हूं, B है वो, ये पूरी चीज न्यूटन होनी चाहिए। B बाय टाइम क्या होना चाहिए, न्यूटन। अच्छा आगे बढ़ते हैं अपन, इस चीज को यहां सॉल्व कर रहा हूं कि B न्यूटन होना चाहिए। B क्या होना चाहिए, न्यूटन। मतलब B अपॉन ये वाली चीज, B अपॉन नीचे कुछ टाइम होगा, अरे टाइम प्लस टाइम ही होगा ना, तो मैंने नीचे लिख लिया टाइम शुड बी इक्वल टू न्यूटन मतलब फोर्स m1L1T-2। यस और तो यहां से B का डायमेंशन फार्मूला मिल गया कि T1 को उस साइड ले जाओ, तो ये मिल गया m1L1 और ये उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो T की पावर -2 और +1 पावर ऐड हो जाएगी तो T की पावर -1। क्या समझ में आया नहीं आया? तो B का डायमेंशनल फार्मूला आ गया m1L1T-1। यहां तक सबको क्लियर है? m1L1T-1। तो आपने A B C का डायमेंशंस फाइंड आउट कर दी। डायमेंशन फार्मूला क्योंकि आप फार्मूला फाइंड आउट कर रहे हो। डायमेंशन पूछता था, ये मैंने क्यों लिखा फार्मूला, डायमेंशन पूछता तो 1 1 -2 लिखते। डायमेंशन ऑफ A क्या होती, 1 1 -2 और फार्मूला ये होता, तो ये हो गया डायमेंशन फार्मूला। बहुत बढ़िया। एक और प्रैक्टिस करो, बहुत इजी क्वेश्चन दूंगा, आप सारे बच्चे कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है S बराबर अल्फा टी
प्लस 1/2 बीटा टी स्क्वायर एस बराबर अल्फा टी प्लस 1/2 बीटा टी स्क्वायर, वेयर एस इज डिस्प्लेसमेंट, वेयर एस इज डिस्प्लेसमेंट and t represent time, t represent what, time. ओके, आपको डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है अल्फा एंड बीटा का. फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा. देखो, ये डिस्प्लेसमेंट मीटर होगा तो ये सब चीज मीटर प्लस मीटर होगी. अरे ये दोनों चीज मीटर प्लस मीटर होगी, यस और नो. देखो, तो ये मीटर बनाना है तो ये अल्फा इंटू टी मीटर के इक्वल होना चाहिए. अल्फा इंटू टी शुड बी मीटर, मीटर मतलब एल की पावर 1. तो यहां से पता चल गया अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन टाइम, टी क्या होगा, टी की पावर 1. तो इसको लिखा ऐसा जा सकता है L1t - 1. ओहो, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी. देखो यूटी आता है, ओहो कई बच्चों को क्लिक कर गया होगा, ये तो मोशन की सेकंड इक्वेशन लिख रहे हैं सर. ये वाली चीज मीटर होनी चाहिए क्योंकि मीटर इक्वल टू मीटर प्लस मीटर, तो ये चीज मीटर होनी चाहिए. इसका क्या मतलब 1/2 बीटा टू स्क्वायर. ये कई बच्चे सोच रहे हैं 1/2 क्यों नहीं लिख रहे हो, चलो लिख लेता हूं, इक्वल टू मीटर होना चाहिए. मीटर का क्या मतलब L1. अब देखो 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट समझ के भूल जाओ इसको. बीटा और t क्या है, टाइम, तो t की पावर 2 इक्वल टू L1. तो यहां से बीटा इक्वल टू आ जाएगा L1, t की पावर 2 नीचे जाएगी, डिवाइड में तो ऊपर ले जाओ तो t की पावर -2. तो बीटा भी आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका मतलब एक्सेलरेशन ये है इन वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन की डायमेंशन के इक्वल. क्या आपको समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया. यहां तक सारे बच्चे देख लो अच्छे से. क्लियर है कि बिल्कुल ही क्लियर है? नोट कर लो. एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2.15, एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल, अंदर के जो सॉल्व्ड एग्जांपल रहते हैं ना उसका 2.15 देखो अच्छे से. 2.15 क्या बोल रहा है कि लेट्स कंसीडर एन इक्वेशन हाफ ऑफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh, हाफ ऑफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh. एग्जांपल नंबर 2.15, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर कितना, 2.15 सॉल्व एग्जांपल. वेयर m इज मास, m क्या है, मास. ओके, एंड v इज द वेलोसिटी एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज हाइट. ये हाइट है, हाइट मीटर में होगी, बहुत बढ़िया. ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और m मास, m क्या है, मास. v क्या है, वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी, और ये भी मास, m भी क्या है, मास. पूछा क्या, चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, चेक करो. तो चलो चेक करते हैं. कहने का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन. लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन आती है वही अगर राइट हैंड की डायमेंशन आती है तो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा. ओहो, तो अपना मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. यही तो लिखोगे, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. अगर ये दोनों प्रूफ हो जाता है तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट मान लेंगे. ओके, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन m का क्या होगा, m1. वेलोसिटी क्या होगी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर मतलब L2 t-2. थोड़ा ज्यादा हो गया, वेलोसिटी होती मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब L1, पर सेकंड मतलब टाइम की पावर 1, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी क्या, होल स्क्वायर. तो इक्वल टू, दूसरी साइड देखते हैं, मास का क्या, m1. एक्सेलरेशन g, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टी की पावर -2 इंटू एच क्या होगा मीटर, अरे हाइट है तो क्या होगा मीटर होगा। अच्छा इस साइड की चेक करो, ये वाले साइड चेक करो m1 और इसका होल स्क्वायर है, वेलोसिटी का क्या है होल स्क्वायर, तो l की पावर 2 और t की पावर 2 नीचे तो ऊपर चली जाएगी, तो यहां से मैं लिख रहा हूं m1 l की पावर 2 और t की पावर 2 नीचे थी ऊपर जाके t की पावर -2, ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड चेक करो m1 l2 और t की पावर -2 ऊपर जाके t की, ओ कुछ गड़बड़ है भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी ऐसा रिलेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो नीचे तो प्लस में लिखूंगा ना, ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखो ये हो गया m1 l1 कितना हो गया l2 और t की पावर ऊपर जाके -2। देखो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इज व्हाट डायमेंशनली करेक्ट। तो आपने एनसीईआरटी का 2.15 कर दिया। अब एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2.16 करते हैं अपन। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2.16, फटाक से आ जाओ 2.16 पे। 2.16 एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2.16। 2.16 क्या बोल रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, okay, equal to this that of speed v in meter per second and of acceleration a is meter per second square. Which of the following formula of kinetic energy given below can you rule out? The basis of dimensional argument, m stand for the mass of the body. आपको 5 फॉर्मूले गिवन है, तो बताना है कौन सा सही है, डायमेंशनली करेक्ट कौन सा है, m स्क्वायर v स्क्वायर, बी ऑप्शन क्या दे रखा है kinetic energy where k represent kinetic energy, okay, m represent mass and v represent velocity and a represent acceleration। आपको तो पता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एनर्जी नहीं होगा, तो ये गलत बात है। अगला वाला k इक्वल टू होगा 3/16 mv स्क्वायर, 3/16 mv स्क्वायर। अगला वाला e पार्ट देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस ma, ओके। इसको अपन डायमेंशनल फॉर्मूला से देखेंगे कि ये कौन सा करेक्ट हो सकता है। देखो ये वाला चेक करता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी होती है एक टाइप की एनर्जी, मतलब जूल होगा ना, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट आपको पता है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू एनर्जी कुछ न कुछ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की रटने को बोला है m1 l1 t -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या l1, तो ये कितना आ जाएगा m1 l1 इधर ऐड हो गया तो l2 t -2, ये आ गई आपके पास एनर्जी की यूनिट, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी की यूनिट। जो जो इसको मैच करेगा वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, वो डायमेंशनली क्या होगा करेक्ट होगा। तो इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को क्या देखो यार, यहाँ मास का स्क्वायर है, देखो मास का स्क्वायर है ही नहीं, तो ये तो सीधा रॉन्ग हो गया। देखो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, स्मार्ट बनो, यहाँ आप चेक थोड़ी करना जाओगे, मास का स्क्वायर मैच ही नहीं कर रहा, बाकी को क्यों चेक कर रहे हैं, जब एक ही मैच नहीं कर रहा तो अगला वाला कहां से मैच करेगा। ओके यहाँ देखो m अच्छा हो सकता है, बी ऑप्शन देख रहे हो, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में क्या होगा m की पावर 1, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर कर दिया तो मीटर का स्क्वायर, और पर सेकंड का स्क्वायर नीचे है तो ऊपर आएगा। ओहो कहीं ना कहीं ये मैच कर रहा है बी से, तो बी तो सही हो सकता है। सी देखो, सी होता है, ये तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स का, बट एनर्जी होनी चाहिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो सिर्फ फोर्स गिवन है, क्या गिवन है फोर्स, तो ये एनर्जी नहीं हो सकती, मतलब ए एंड सी तो नहीं हो सकते। अब डी देखो, डी के डायमेंशन फाइंड आउट करोगे तो अगेन कुछ बी जैसा है, बी स्क्वायर आगे कांस्टेंट कुछ है, मतलब ये भी हो सकता है, बी एंड सी पॉसिबल है, बी एंड डी पॉसिबल। ई देखो यहां तो एनर्जी है लेकिन यहां फोर्स ऐड हो रहा है, मतलब जूल और न्यूटन दोनों कैसे ऐड हो सकता है, मतलब ये तो बेवकूफ बना रहा है, मतलब ए सी एंड ई नॉट पॉसिबल, ऑड 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 नॉट पॉसिबल, इवन देखो ये एंड ये, बट फिजिकली ये करेक्ट होता है, बी ऑप्शन इज फिजिकली करेक्ट।
अब काइनेटिक एनर्जी 9th क्लास में पढ़ी होगी, हाफ ऑफ mv स्क्वायर होती है। अगर नहीं पढ़ी तो मैं आपको 11th में पढ़ा दूंगा, चैप्टर नंबर 5 और 6 में अपन इसका डिस्कशन करेंगे, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। चैप्टर नंबर 5 और 6 में ये डिस्कशन चलेगा, उसके बाद हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ये वाला देखो, ये वाला रॉन्ग है, 1/2 करेक्ट होता है, ये कांस्टेंट। इसलिए मैंने एक बात बताई थी कि अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट हो तो फिजिकली करेक्ट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट है, बट इनमें से ये करेक्ट होगा क्योंकि ये फॉर्मूला हमें पता होता है। आगे अपन फाइंड आउट करेंगे कि ये कैसे आता है। समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया, यहां तक नोट कर लो सारे बच्चे। 2.16 हो गया अपना 2.16 हो गया। आज के लेक्चर को यहीं खत्म कर देते हैं। टेस्ट के रिगार्डिंग मैंने बता चुका हूं कि 30 मार्क्स का पेपर होगा। 30 मार्क्स में 5 क्वेश्चन पहले होंगे, सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप के होंगे। जस्ट आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, पहले 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें एक या 2 लाइन में डेफिनेशन लिखनी होगी। क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वेलोसिटी क्या होती है, डिफाइन करो। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया। फिर 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने 3.1 से लगा के 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है, और एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल है, उसमें से कुछ एग्जांपल मैं पिक कर सकता हूं। पूछा जा सकता है व्हाट इज फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन में एक बॉल को ऊपर फेंका गया किसी बिल्डिंग से, तो कितना टाइम लगेगा ये। और फिर मोशन की तीनों इक्वेशन लिखने को बोला जा सकता है। समझ में आया नहीं आया? इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना। उसके बाद मैंने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाई थी। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। समझ में आया नहीं आया? इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। उसके साथ साथ इसके कुछ ग्राफ होते थे, मैंने कहा कि अगर वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी, यहां अगर पहले दोनों की इक्वल हो जाएगी, केस फर्स्ट, इफ वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, तो उस केस में क्या क्या ग्राफ बनेंगे, वो चीज अगर मौका मिला तो मैं फिर रिवीजन लेक्चर कल ले लूंगा। आज आप यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2 जितना पढ़ाया उतना नोट कर लेना, जितना पढ़ाया उतना नोट कर लेना। आपको मजा आएगा, टेंशन 1% की नहीं लेनी।